वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको ये पता होगा पहले से कि हम आजकल पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था पॉलिटी में आप सबको, वो था संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ा रहा था भैया लास्ट टाइम? मैंने इसके बारे में बात करी थी लास्ट वीडियो में। संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात कर रहा था। और पिछली वाली वीडियो में हमने संविधान की अनुसूचियां पढ़ ली थी, कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 6 तक पढ़ लिया था। अनुसूची 1 से 6 तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो अनुसूची 7 और अनुसूची 8 के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ 2 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली वाली वीडियो में 9, 10, 11 और 12 सारी अनुसूचियां खत्म कर देंगे। मैं सोचता हूँ जितने टॉपिक आपको पढ़ाया जाए एकदम डिटेल में पढ़ाया जाए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए। इंडिया का आप कोई भी एग्जाम लो, अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। इसीलिए थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक हो जा रहा है अनुसूचियां, अदरवाइज एक ही टॉपिक में पूरा खत्म करना चाहिए था। कई पार्ट में वो डिवाइड हो जा रहा है, 3 पार्ट में हो जा रहा है डिवाइड। एक पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 to 6 शेड्यूल्स। आज पढ़ेंगे अनुसूची 7 और अनुसूची 8 के बारे में। तो यहाँ पे मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, टॉपिक को शुरू करता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा अनुसूची 7। आज पढ़ेंगे अनुसूची 7 के बारे में, 7th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे आज। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, और सब लोग इसको नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ में। चलिएगा। अगर कभी पेपर में पूछे कि 7वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो सब बताते हैं कि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। अमूमन ज्यादातर लोग यही बताते हैं, ज्यादातर लोग इसी को पढ़ा है। आज हम इसको थोड़ा सा नए सिरे से बताने का प्रयास करेंगे और कुछ एडिशनल चीजें इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे 7वीं अनुसूची में। तो अगर एग्जैक्टली पूछे इस 7वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताएंगे केंद्र मतलब संघ, केंद्र एवं राज्य के मध्य। यहाँ पे केंद्र एवं राज्य के मध्य का सेंस है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे में, शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 7वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद करके रखेंगे, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कौन कौन सी शक्तियां हैं? केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कौन कौन सा विषय दिया गया है, राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कौन कौन सा विषय दिया गया है, उन्हीं सब चीजों का उल्लेख है इस 7वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के स्थान पर आप विषयों, केंद्र एवं राज्य के मध्य विषयों के बंटवारे का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। या यूं कह सकते हो कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। अब चाहे आप विषय बोल दीजिएगा चाहे शक्ति बोल दीजिएगा, इसी चीज का बंटवारा किया गया किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट याद करना होगा, कि केंद्र एवं राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं वो कई तरह की होती हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं और वित्तीय शक्तियां हैं। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य जो संबंध है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची के बारे में इधर बात करने आए हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। इतने पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए होंगे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब आपको सबको ये पता होना चाहिए पहले से, क्या पता होगा पहले से, कि केंद्र एवं राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं, जो विषय है, वो 3 तरह के हैं। विधायी संबंध, विधायी शक्तियां, प्रशासनिक संबंध या प्रशासनिक शक्तियां, और वित्तीय संबंध या वित्तीय शक्तियां। तो आप सबको पता होगा केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य अक्सर आपने समझा होगा कि कानून बनाने के विषय में, कानून बनाने के संबंध में बड़ा विवाद रहता है। तो यहां से एक पॉइंट आप याद करके रखेंगे, केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद जो होते हैं,
विषयों के संबंध में या शक्तियों के निर्धारण के संबंध जो विवाद होते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए कुल कितने आयोगों का गठन हुआ था? तो कुल 4 आयोगों का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, कुल 4 आयोग का गठन हुआ था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। गठन हुआ था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गठन हुआ था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। यह पॉइंट आप याद करके रखेंगे। चलिए देखिए, एक बार फिर से बोलता हूं, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विषयों के बंटवारे का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। अब आपको पता होगा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य अक्सर कानून बनाने के संबंध में जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों के संबंध में बड़ा विवाद रहता है। तो उन विवादों को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए कुल 4 आयोगों का गठन अलग अलग समय में हुआ है। उन 4 आयोगों के नाम मैं इधर लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप कौन सा आयोग लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग सबसे पहला आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, जिसका गठन हुआ था 1970 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा आयोग है राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग, और इस राजमन्नार आयोग का गठन हुआ था, इसका गठन भी 1970 ईस्वी में हुआ था, 70 में। तीसरा आयोग है जो केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए गठित हुआ था। तीसरा आयोग है भगवान सहाय आयोग या समिति। भगवान सहाय आयोग या समिति, इसका गठन हुआ था 1971 में। और जो चौथा आयोग था, जिसके बारे में अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछता है, उस आयोग का नाम है सरकारिया आयोग। क्या नाम है इस आयोग का? सरकारिया आयोग। ये सब आप याद करके रखेंगे, लाइफ टाइम के लिए सारे प्रश्न याद हो जाएंगे आज। सरकारिया आयोग। और अगर पूछे सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो अगर गठन वर्ष से पूछे तो आप बताना 1983 में। और सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, अब बताना 1987 में, 1987 में। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो थोड़ा सा और बात करता हूं। ठीक है, देखिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य जितने सारे विवाद होते हैं विषयों के संबंध में या कानून बनाने के संबंध में, उन विवादों को सुलझाने के लिए कुल 4 आयोगों का गठन अलग अलग समय में हुआ। प्रशासनिक सुधार आयोग 1970 में गठित हुआ, राजमन्नार आयोग 1970 में गठित हुआ, भगवान सहाय आयोग 1971 में गठित हुआ, और सरकारिया आयोग इसका गठन हुआ 1983 में, और ये इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में। चलिए, इतने अगर आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा सा और बात कर लेता हूं इसी सरकारी आयोग के बारे में। तो पेपर में पूछेगा, 4 आयोग का नाम दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के निर्धारण से या बंटवारे से। ये 4 आयोगों का नाम आप याद करके रखेंगे। तो थोड़ा सा सरकारिया आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है कि सरकारिया आयोग का संबंध किस चीज से है। तो आप बताना सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के निर्धारण से है। तो सरकारिया आयोग अगर पूछे इसका गठन किस वर्ष हुआ था, तो आप बताना सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब जारी करी, तो रिपोर्ट जारी करी सरकारी आयोग ने कब अपनी, तो इसके 4 साल के बाद, गठन के 4 साल के बाद 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट जारी करी। तो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष और कौन थे और कौन कौन सदस्य थे, तो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, याद करके रखेंगे, रणजीत सिंह सरकारिया। तो रणजीत सिंह सरकारिया सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे, और इस आयोग का गठन हुआ था केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए हुआ था। अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, और इसमें 3 और सदस्य थे। मैं उन 3 सदस्यों के नाम इधर लिख दे रहा हूं, सबके नाम याद करके आप रखेंगे। सबके नाम इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य सरकारी आयोग का सदस्य था या नहीं था। तो 3 सदस्य थे, उन तीनों के नाम आप याद करके रखेंगे। तो सबसे पहला नाम जो आपको याद करना है विशेष तौर पर, वो नाम है बी शिवरामन का। बी शिवरामन भी सरकारी आयोग के एक सदस्य थे। ठीक है, दूसरा नाम था आर एस सुब्रमण्यम का। क्या नाम भैया? आर एस सुब्रमण्यम का।
ये तीसरा नाम आप रखेंगे आर सुब्रमण्यम का। ये 3 सदस्य हो गए सरकारी आयोग के, 2 सदस्य हो गए। और जो तीसरे सदस्य वी आर सेन, डॉक्टर वी आर सेन, डॉक्टर वी आर सेन, ये 4 लोग थे सरकारी आयोग के मेंबर रणजीत सिंह सरकारिया को शामिल करने के बाद। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी आयोग जो 4 आयोग गठित हुए थे केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए, उनमें से सरकारी आयोग सबसे महत्वपूर्ण आयोग था, वेरी इंपॉर्टेंट आयोग था। इसका गठन हुआ 1983 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1987 में। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया और इसके 3 अन्य सदस्य थे वी शिवरामन, आर सुब्रमण्यम और डॉक्टर बी आर सेन। इतने पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए होंगे तो थोड़ा सा और आगे बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आगे और थोड़ा सा बात करता हूं। अब क्या हुआ कि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दर्ज दी 1987 में। उसके बाद क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से यानी विषयों के बंटवारे से संबंधित है कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, सबको पता होगा। अब इसी 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कुछ विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो इसी 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां जारी की गई है। पहले वो 3 सूचियां आप पढ़ लें, कौन कौन सी सूची होती है, ठीक है। तो पहली सूची है संघ सूची, पहली सूची है भैया संघ सूची। दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो सबके नाम याद रखेंगे। संघ सूची को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट और इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। तो पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है, आपके अलग अलग एग्जामों में कैसे प्रश्न पूछेगा कि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए जो 3 सूचियां जारी की गई हैं, इन 3 सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है, आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में। फिर क्या पूछेगा कि केंद्र एवं राज्य के मध्य जो विषय दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, उन विषयों का उल्लेख किन किन सूचियों में है, तो आप बताएंगे संघ सूची में है, राज्य सूची में है और समवर्ती सूची में है। अब हम आगे बात करेंगे ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती क्या है, ठीक है। जरा आप इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं इधर, और आप इसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं जो अलग अलग परीक्षा में पूछता है। तो पहली सूची कौन सी 7वीं सूची के अंतर्गत भैया, पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, संघ सूची, ठीक है। अगर पेपर में पूछिए संघ सूची कैसे सूची है तो आप क्या बताएंगे, तो जरा आप दिमाग लगाना। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ध्यान दीजिएगा। संघ सूची में कैसे आप लिखोगे, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है, उन विषयों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उन विषयों को किस सूची में शामिल किया गया, तो आप बताएंगे संघ सूची में शामिल किया गया। इतने अगर आपके पॉइंट क्लियर हो गए, थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूं। अब आपको ये पता होगा कि संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून कौन बनाता है, सबको पता है। तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाता है संघ, केंद्रीय विधायिका यानी संसद बनाती है। तो सुनिए ध्यान से, तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसका है भैया, एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका के पास है। केंद्रीय विधायिका, एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका। हमारी केंद्रीय विधायिका क्या है, हमारी संसद। केंद्रीय विधायिका अर्थात किसको भैया, संसद को है।
अर्थात किसको है, संसद को है। तो जरा आप दिमाग लगाएंगे, बहुत ही सरल पॉइंट में इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। संघ सूची कैसी सूची है? तो संघ सूची में उन विषयों का उल्लेख है, उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं। अब राष्ट्रीय महत्व के हैं तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको भैया? भारत की जो केंद्रीय विधायिका है, भारत की जो केंद्रीय विधायिका है, जो भारत की केंद्रीय विधायिका है यानी संसद है, उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संघ सूची के विषयों पर। इतने पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए होंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें और बात कर लेता हूं। तो संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो संसद को है, अर्थात केंद्रीय विधायिका को है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। संघ सूची में ना इस समय जो विषय है, संघ सूची में जो इस समय विषय है, संघ सूची में जो मूल संविधान जो संघ सूची थी उसमें कितने विषय थे? संघ सूची में अगर पूछे वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में विषय संघ सूची में कितने हैं? वर्तमान में विषयों की संख्या, वर्तमान में विषयों की संख्या संघ सूची में कितनी है? कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा है और संघ सूची का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो वर्तमान में विषयों की संख्या संघ सूची में भैया 100। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और ये 100 विषय पता कैसे विषय हैं? ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। और आप सबको पता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून कौन बनाती है? हमारी केंद्रीय विधायिका बनाती है। मतलब केंद्रीय विधायिका को कानून बनाने के लिए कुल कितने विषय दिए गए हैं? 100 विषय दिए गए हैं। तो वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 100 है। लेकिन पहले कितने विषय थे? मूल संविधान में कितने विषय थे? पहले विषयों की संख्या संघ सूची में कितनी थी? तो पहले विषयों की संख्या थी संघ सूची में, संख्या 97 थी। कितनी थी? 97 विषय थे पहले संघ सूची में, जिस पर हमारी केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद कानून बनाती थी। लेकिन वर्तमान में इसमें 3 और विषय जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब संघ सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? एग्जैक्टली 100 है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। संघ सूची के संबंध में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न क्या है मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप इसको यहाँ पे मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अगर कभी पेपर में पूछे कि ये संघ सूची का विषय लिया कहाँ से गया है, ये संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से है, तो संघ सूची जो है ना, आप इसको लिख के रखेंगे हमेशा के लिए। संघ सूची कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के स्रोत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कनाडा भी है विदेशी स्रोतों में से एक। तो संघ सूची कनाडा के संविधान से ली गई है, कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है। तो ये हमने बात करी किस सूची के बारे में भैया? संघ सूची के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत कायदे से पढ़ना। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन है आप सब इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाए। फिर से मैं बोल रहा हूं, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। अगर राष्ट्रीय महत्व के है तो विषय पर, इन विषय पर कानून जाहिर सी बात है केंद्रीय विधायिका हमारी यानी संसद बनाएगी। ठीक है। तो वर्तमान में अगर पूछे तो संघ सूची में कितने विषय? तो संघ सूची में इस समय 100 विषय हैं और पहले कितने विषय थे? इसमें 97 विषय थे। और अगर पूछे संघ सूची का एक कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप बताएंगे कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इतनी हमने बात करी किस सूची के बारे में? संघ सूची के बारे में। अब हम अगर पूछे, अगर और पेपर में अगर थोड़ा सा पूछे कि संघ सूची में जो 100 विषय शामिल है, इन 100 विषय, ये 100 विषय कौन कौन से हैं? तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं वो सारे विषयों के बारे में हम बात करेंगे किसी और कॉन्सेप्ट में। आज हम कुछ 4-5 संघ सूची के शामिल, तो यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा इसके आगे बात करने का प्रयास करते हैं। आशा है कि सबने आपने ये सब पूरा छाप लिया होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको आज बताने का प्रयास किया है। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, सिर्फ 2 अनुसूचियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब जरा दिखाएं ध्यान, जरा आप दिमाग लगाओ। यहाँ से मैंने आपको बताया कि संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। तो ऐसे कुल 100 विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं वर्तमान में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? हमारे केंद्र यानी केंद्रीय विधायिका यानी संसद को है। अब आप जरा बताएं, उन 100 विषयों के बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो संघ सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर लेते हैं। शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय, 4-5 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात कर लेते हैं जो संघ सूची में शामिल है। महत्वपूर्ण विषय जैसे सबसे पहले आपको बताना है रक्षा। संघ सूची का विषय कि समवर्ती सूची का कि राज्य सूची का? तो आप बताएंगे रक्षा संघ सूची का विषय है। जैसे हो गया युद्ध,
संघ सूची का विषय है युद्ध भी, युद्ध हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। जैसे आ गया विदेशी मामले, विदेशी मामले संबंधी कानून कौन बनाता है? हमारी केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद बनाती है। तो विदेशी मामले हो गया, विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय है। इसके अलावा और कुछ अगर महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करें, हमारी जो जनगणना होती है, जनगणना हमारी संघ सूची का विषय है, जनगणना भी। और अंत में महत्वपूर्ण जो पांचवा विषय है संघ सूची का, वो हमारा जल वायु एवं रेल परिवहन, जल वायु एवं रेल परिवहन। ये संघ सूची के 100 विषयों में से 5 सबसे महत्वपूर्ण विषय मैंने इधर आपको बताया है। इन पांचों विषय, चूंकि ये 5 के 5 विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं और राष्ट्रीय महत्व के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? हमारी केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को होती है। तो रक्षा संबंधी, युद्ध संबंधी, विदेशी मामले संबंधी, जनगणना संबंधी, जल वायु एवं रेल परिवहन संबंधी अगर कोई कानून बनाना है तो ये सारे विषयों पर कानून हमारी कौन बनाएगी? केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद बनाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। संघ सूची के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं भैया? इसको इंग्लिश में हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप राज्य सूची के बारे में याद करेंगे, वो याद करेंगे कि इसमें उन विषयों को शामिल किया गया जो स्थानीय महत्व के हैं। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है, उन विषयों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हो, जो स्थानीय महत्व के हो। ध्यान दीजिएगा, अगर वो राष्ट्रीय महत्व के हैं तो उस पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार यानी हमारी संसद कानून बनाएगी। और अगर विषय जो है स्थानीय महत्व के हैं तो स्थानीय महत्व के विषय पर, स्थानीय महत्व के विषय को शामिल किया गया किस सूची में भैया? राज्य सूची में शामिल किया गया है। और राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है? राज्य का विधानमंडल बनाती है। सबसे पहले आप याद करके रखेंगे, तो राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, जो स्थानीय महत्व के हैं तथा 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 जिन पर कानून बनाने का तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार, अब मैंने यहां पे लिखा है एकमात्र अधिकार, थोड़ा सा आपको इसको डाउट अपने दिमाग में रखेंगे। एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, राज्य विधानमंडल को है, राज्य विधानमंडल को है। ये थोड़ा सा आप याद करके रखेंगे इसको। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के होते हैं तथा इन विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार, ये एकमात्र शब्द को आप दिमाग में रखेंगे। एकमात्र अधिकार किसको भैया? राज्य का जो विधानमंडल होता है उसको है। अब जरा आप दिमाग में लगाइएगा, अगर कभी पेपर में पूछे कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं, वर्तमान में शामिल विषय कितने हैं राज्य सूची में, इसको आप जरा याद करके रखेंगे। वर्तमान में राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है, 61 विषय है, इसमें 61 विषय है। या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? 61 है। अब पहले इसमें कितने विषय थे? ध्यान दिएगा, मूल संविधान में पहले विषय इसमें थे 66, पहले विषय थे इसमें कितने? 66। अभी राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। इसका मतलब 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया है। अब कब डाला गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया और कौन कौन से विषयों को डाला गया, उसके बारे में भी जब मैं समवर्ती सूची आपको बताऊंगा तब बात करता हूं। जरा दिमाग में लगाइएगा, वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय शामिल है? 61। और पहले कितने विषय थे इसमें? 66, यानी 5 विषय इसमें से कम कर दिए गए हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये जो राज्य सूची है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य सूची को भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद करेंगे, कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब 7वीं अनुसूची में
जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनमें से 2 सूची, संघ सूची और राज्य सूची, कनाडा के संविधान से लिया गया है, जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया है, इतना आप याद करके रखेंगे, लिया गया है। चलिए, इतना अगर आपके पॉइंट क्लियर हो गए तो मैं राज्य सूची के कुछ विषयों के बारे में बात करने चल रहा हूं, जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे। कितना लिख लिया है? चलिए आगे देखते हैं राज्य सूची के कुछ विषयों के बारे में। अब आपको पता होगा कि राज्य सूची में तो 61 विषय हैं। क्या वो 61 विषयों के बारे में बताना मुश्किल है एक वीडियो में? नहीं ना, उसको अगले वीडियो में बात करेंगे। शामिल महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? राज्य सूची में शामिल महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? इसको जरा सा आप दिमाग में लिख के रखेंगे, इसको आप लिख के भी रख सकते हैं। राज्य सूची में शामिल महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? तो भैया राज्य सूची में महत्वपूर्ण विषय जो शामिल है वो है लोक सेवा, पब्लिक सर्विस, लोक सेवा है एक। दूसरी पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं। कृषि भी राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा पुलिस, अक्सर पुलिस की परीक्षा में प्रश्न पूछता है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। और जहां पे पुलिस होगा वहां पे कारागार होगा, तो कारागार भी राज्य सूची का विषय है। अब आप सबको पता होगा राज्य सूची में कुल 61 विषय शामिल है। उन 61 विषयों को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन काम है, तो जो महत्वपूर्ण विषय है मैंने आपको बता दिया है। लोक सेवा राज्य सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है और कारागार राज्य सूची का विषय है। और ये सब स्थानीय महत्व के विषय है, अतः इन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका होता है। अब इतने अगर आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए होंगे तो अब इसी राज्य सूची के कुछ विषयों के राज्य सूची के संबंध में कुछ मैं और महत्वपूर्ण परिस्थितियों के बारे में बात करने चल रहा हूं और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको आप जरा दिमाग से सुनिएगा, पढ़िएगा। अब आपको यह पता होगा कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं, जो 61 विषय वर्तमान में, उन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को है। तो क्या एकमात्र राज्य सरकार को राज्य सूची के सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? इसमें केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को तनिक भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कायदे से समझेंगे, लिखेंगे। तो निम्न परिस्थितियों में, इसको आप लिखेंगे, निम्न परिस्थितियों में संसद यानी हमारी केंद्रीय विधायिका संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 7वीं अनुसूची का, तो कानून बना सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जिन परिस्थितियों में संघ सरकार, केंद्र सरकार यानी हमारी केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती है, हो सकता है एक वीडियो में हम सारी परिस्थितियों के बारे में बात ना कर पाए, तो कुछ जो इंपोर्टेंट परिस्थितियां होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अनुच्छेद 249 को दिमाग में लगाएंगे। अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि अगर कोई विषय है, अनुच्छेद 249 क्या कहता है, राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन हित कौन सा होना चाहिए? राष्ट्रहित होना चाहिए। सबसे पहले इसको फिर कायदे साहब लिखेंगे। अनुच्छेद 249 हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। हमारी संसद कानून बना सकती है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, इसको बहुत कायदे से आप लिखेंगे। यही तो आजकल परीक्षाओं में पूछ रहा है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने से यही फायदा होगा आपको। अगर पूछे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस चीज की व्याख्या करता है, तो अनुच्छेद 249 जो है वो यह बताता है कि भले विषय राज्य सूची का है, तो राज्य सूची के विषयों पर हमारी संसद कब कानून बना सकती है? जब राष्ट्रहित उसमें शामिल हो। तो अनुच्छेद 249 क्लियर करता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर हमारी संसद कानून बना सकती है। एक ये परिस्थिति हो सकती है। दूसरी परिस्थिति कौन सी हो सकती है, जरा ध्यान रखिएगा।
दूसरी परिस्थिति है अनुच्छेद 250। ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 250 क्या कहता है, इसको बता रहा हूं आपको कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपात कब लगता है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। इसको जरा दिमाग लगाएंगे। अनुच्छेद 250 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय भी राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषय पर हमारी संसद कानून बना सकती है। दूसरी परिस्थिति है, हमारी संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। हमारी संसद क्या बना सकती है भैया? कानून बना सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया कि कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जिन परिस्थितियों में भले वो विषय राज्य सूची का विषय है, लेकिन उन विषयों पर हमारी संसद कानून बना सकती है अथवा केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो पहली परिस्थिति क्या है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, और इस चीज का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 में किया गया है। दूसरी परिस्थिति क्या कहती है कि अनुच्छेद 250 क्या कहता है? 250 कहता है कि अगर भारत में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लागू हुआ हो, तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर हमारी संसद कानून बना सकती है। अगली परिस्थिति क्या कहती है? अगली परिस्थिति कहती है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, राष्ट्रपति शासन, ये भी अनुच्छेद 250 में इसका उल्लेख है। ये दोनों पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 250 में इसका उल्लेख है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो, और आप सबको पता होगा राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लागू है, तो इन दोनों परिस्थितियों में भी अनुच्छेद 250 के अंतर्गत हमारी संसद कानून बना सकती है, भले वो विषय राज्य सूची का है। तो राष्ट्रपति शासन के समय भी राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ये 3 पॉइंट आप लोग पहले लिख के रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहली परिस्थिति है थी, दूसरी परिस्थिति अनुच्छेद 250 में इसका उल्लेख है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो राज्य सूची के विषय पर हमारी संसद कानून बना सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है? अनुच्छेद 250 में और किस चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 250 में और क्या कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन के समय भी राज्य सूची के विषय पर हमारी संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो दो तीन परिस्थितियां ये हो गई। और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में हमारी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? और कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती है, तो जरा उस पर ध्यान देंगे और उसको बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। अगली परिस्थितियां क्या है? एक अपने पढ़ा अनुच्छेद 249 और दूसरा पढ़ा अनुच्छेद 252। तीसरी परिस्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 49-50 हो गया। तीसरी परिस्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 252 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 252 क्या कहता है कि दो राज्यों की सहमति से, इसको जरा आप कायदे से लिखेंगे, 2 राज्यों की सहमति से भी, यानी राज्यों की सहमति से, 2 राज्यों की सहमति से भी हमारी जो केंद्रीय विधायिका अर्थात हमारी जो संसद है, वो हमारी संसद से भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ये पॉइंट भी आप याद करके रखेंगे, बना सकती है। तो इतनी परिस्थिति आपने पढ़ ली। अनुच्छेद 249 में एक परिस्थिति हो गई, अनुच्छेद 250 में 2 परिस्थितियां हो गई, और अनुच्छेद 352 में एक परिस्थिति हो गई। अनुच्छेद 252 क्या कहता है कि अगर 2 राज्यों की सहमति है, तो भले वो विषय राज्य सूची का है, उन विषयों पर हमारी संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 252 क्लियरली इस चीज की व्याख्या करता है। आखिरी परिस्थिति क्या बन सकती है जिस परिस्थिति में हमारी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आखिरी परिस्थिति का उल्लेख है अनुच्छेद 253 में।
अनुच्छेद 253 किस चीज की व्याख्या करता है, जरा इसको ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 253 बताता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के समय अगर भारत का किसी देश से समझौता हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय समझौता एवं विदेशी शक्ति से, यानी किसी और देश से, विदेशी शक्ति, अंतरराष्ट्रीय समझौता और विदेशी शक्ति के साथ अगर कोई संधि हो रही है तो उस संधि के संबंध में भले विषय राज्य सूची का है, संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। तो अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं विदेशी शक्ति के साथ संधि के समय राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है हमारी संसद भैया? हमारी संसद कानून बना सकती है। तो यह परिस्थिति आपने 5 परिस्थितियां पढ़ ली, कानून बना सकती है। कुछ और पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है, कानून बना सकती है। कुछ और परिस्थितियां याद करना बहुत जरूरी है, और किन किन परिस्थितियों में हमारी संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहां से एक चीज और आप याद करके रखेंगे, दिल्ली और पौंडीचेरी के मामले में भी, इसको लिखता हूं इधर देखें, दिल्ली और पौंडीचेरी के मामले में भी, दिल्ली और पौंडीचेरी राज्य का विषय है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी ये वाला पॉइंट भी याद करके रखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उनका विधानमंडल यानी विधानसभा यानी मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के मामले में, दिल्ली और पौंडीचेरी के मामले में भी हमारी संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है भैया? विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन कब बना सकती है? जब दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभा है वो या तो क्या हो भैया? बर्खास्त हो, या तो दिल्ली या पौंडीचेरी की विधानसभा क्या हो? या तो बर्खास्त हो अथवा क्या हो? अथवा वहां की विधानसभा को राष्ट्रपति ने क्या कर रखा हो? निलंबित कर रखा हो। मतलब भैया ध्यान से सुनना, अगर दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा बर्खास्त हो गई है अथवा निलंबित हो गई है, तो इन राज्यों के लिए, भले वो विषय राज्य सूची का विषय है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के मामले में भी हमारी संसद क्या बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है उन राज्यों के लिए। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? उन राज्यों की विधानसभा क्या होनी चाहिए? या तो बर्खास्त हो या तो क्या हो? निलंबित हो। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? ये हमने बात करी भैया राज्य सूची के बारे में। आपको पता होगा राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? सबको पता होगा राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं, पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे। ये हमने बात कर ली किसके बारे में? राज्य सूची के बारे में। अब 7वीं अनुसूची में शामिल अंतिम सूची के बारे में बात करते हैं, जिस सूची का नाम है समवर्ती सूची। क्या नाम है भैया इसका? समवर्ती सूची। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद करेंगे, समवर्ती सूची में शामिल विषयों के आधार पर केंद्र सरकार यानी हमारी संसद, केंद्र सरकार अर्थात हमारी संसद एवं राज्य सरकार यानी राज्य का विधानमंडल एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, दोनों कानून बना सकते हैं। यह पॉइंट हमेशा के लिए आप याद करके रखेंगे। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन विषयों के आधार पर हमारी केंद्र सरकार अर्थात हमारी संसद और हमारी राज्य सरकारें, जो अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें यानी हमारी जो राज्य का विधानमंडल है, दोनों कानून बना सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद करके रखना है, वो पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों ने एक ही विषय पर कानून बना दिया तो किसका कानून मान्य होगा? तो जरा आप इसको कायदे से लिख लेंगे, विषय एक समान होने पर किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का? तो इसको लिखेंगे विषय एक समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार यानी हमारी संसद ने जो कानून बनाया वो मान्य होगा। केंद्र सरकार का
कानून क्या होगा भैया, कानून मान्य होगा, मान्य होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर समवर्ती सूची में जो विषय है, अब आपको पता होगा समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगर विषय एक समान हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा, हमारी केंद्र सरकार अर्थात हमारी संसद का कानून मान्य होगा। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार ने जो कानून बनाया वो क्या होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में भैया, ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार का कानून क्या होगा भैया, राज्य सरकार यानी हमारी जो विधानमंडलें होती हैं, राज्य सरकार का कानून ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा। इतने पॉइंट तो आप याद करके रहेंगे अभी हाल फिलहाल में समवर्ती सूची के बारे में। राज्य सरकार का कानून क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। जब एक ही विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। इतने पॉइंट अगर आपने याद किया तो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेता हूं, समवर्ती सूची के बारे में। ठीक है, ठीक है, जरा आप इसको बताइएगा, समवर्ती सूची में इस समय शामिल विषय कितने हैं, शामिल विषय वर्तमान में समवर्ती सूची में इस समय कुल कितने विषय शामिल हैं, तो समवर्ती सूची में इस समय शामिल विषयों की संख्या है 52। कितने विषय भैया, 52 विषय हैं। और इन 52 विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर कानून बनाने का विषय एक समान रहा तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का कानून ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। शामिल विषय कितने हैं, 52। लेकिन पहले इसमें विषय कितने थे, पहले समवर्ती सूची में विषय कितने थे, तो पहले विषय की संख्या थी 47। कितनी थी भैया, 47 विषय थे समवर्ती सूची में। यानी कितने विषय इसमें नए नए जोड़े गए हैं, 5 विषय जोड़े गए। अभी मैं उन 5 विषयों के बारे में आगे बात करता हूं, पहले इतना आप याद करके रखेंगे। समवर्ती सूची में शामिल विषयों की वर्तमान में संख्या कितनी है, 52 है। और पहले इसमें कितने विषय थे, 47 विषय थे। अगर ये पूछे समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है याद करेंगे, तो समवर्ती सूची भैया कनाडा से नहीं ली गई है, वो तो संघ सूची और राज्य सूची ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, संविधान से ली गई है। इतने पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए होंगे तो मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूं। हाँ बिल्कुल सही है भैया, समवर्ती सूची में इसमें 52 विषय है। पहले कितने विषय थे इसमें, पहले इसमें 47 विषय थे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और ये समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जरा आगे इसी समवर्ती सूची के बारे में कुछ और पॉइंट याद करेंगे। ठीक है, समवर्ती सूची के बारे में कुछ और पॉइंट याद करेंगे। अब आप सबको ना एक संविधान संशोधन याद करना है, और वो संविधान संशोधन कौन सा याद करना है, जरा दिमाग लगाना भैया। संविधान संशोधन आपको याद करना है, ये वाला संविधान संशोधन, जरा दिमाग लगाएंगे तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। और ये हमारा जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन था ना, ये हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, आपको पता होगा ना कि राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर कहां डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। ये पॉइंट आप याद करके रखेंगे। और वो 5 विषय कौन कौन से थे, जरा दिमाग लगाना। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और वो 5 विषय कौन कौन से, जरा इसको आप दिमाग से लिखेंगे। तो वो 5 विषयों में था वन, पहला विषय वन था। दूसरा विषय शिक्षा, आपको पता होगा ना शिक्षा इस समय समवर्ती सूची का विषय है, वन है, शिक्षा है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है तीसरा वाला, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, एवं परिवार नियोजन है। ये पॉइंट भी याद करके रखेंगे। अब ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं, पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। चौथा विषय कौन सा है, ये जरा दिमाग लगाएंगे, बाट तथा माप, बाट तथा माप
और पांचवा विषय कौन सा है जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? पांचवा विषय कौन सा है उसको जरा दिमाग में लगाएंगे। जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा। जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा। जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा। तो आप क्या याद करेंगे? ये 5 के विषय पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसमें क्या किया गया कि राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर किसमें शामिल कर लिया गया? समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। जिसके बाद समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47। 5 और ऐड हो गए तो कितने हो गए? इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? अभी मैंने आपको बताया था 52 विषय थे। और अगर राज्य सूची की बात कर ले तो पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, ठीक है। अभी कितने विषय इसमें से 5 माइनस हो गए तो कितने अभी राज्य सूची में विषयों की संख्या? 61 है। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना कि राज्य सूची में पहले विषयों की संख्या 66 थी और अभी कितनी है? 61 है, 5 माइनस हो गए। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47 थी, 5 पर इसमें प्लस हो गए, अब कितने हो गए? इसमें 52 हो गए। तो ये मैंने बात करी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। अगर हम समवर्ती सूची के कुछ विषयों के बारे में बात करें तो यही सारे आप विषय याद करके रखेंगे। वर्तमान में ये सारे विषय समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके अलावा कुछ और विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है जिसके बारे में बात कर लेता हूं, वो है समाचार पत्र। समाचार पत्र भी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग भी, हमारी जो राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं ना, राष्ट्रीय जलमार्ग भी समवर्ती सूची के विषय है। और कौन कौन सा महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची का? इसके अलावा और कौन कौन से विषय आप याद करके रखेंगे? तो इसके अलावा आप याद करके रखेंगे इसके अलावा आप याद करके रखेंगे जो हमारे समाचार पत्र होते हैं, जो हमारे समाचार पत्र होते हैं, ये समाचार पत्र भी किस सूची के विषय भैया? समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इतने विषय वर्तमान में आप समवर्ती सूची के विषय के रूप में याद करके रखेंगे। एक और पॉइंट आप याद करके रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक लास्ट में मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको भी आप याद करके रखेंगे। पॉइंट क्या है? ऐसे विषय जो न संघ सूची के विषय हैं, न राज्य सूची के विषय हैं और न समवर्ती सूची के विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे विषय जो न तो संघ सूची का विषय है, जो न तो संघ सूची का विषय है और न ही राज्य सूची का विषय है और न ही समवर्ती सूची का विषय है, ऐसे विषयों पर, ऐसे अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ऐसे विषय जो न संघ सूची का विषय है, न राज्य सूची का विषय है, न समवर्ती सूची का विषय है, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है। किसको भैया? संसद को है। और संसद का अधिकार कैसे अधिकार कहलाता है? और संसद का यही अधिकार कहलाता है संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अवशिष्ट विधायी शक्तियां कहलाता है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसकी? संसद की। तो संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है? तो ऐसे विषय जो न संघ सूची के विषय है, न राज्य सूची के विषय है, न समवर्ती सूची के विषय है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और संसद के अधिकार कैसे अधिकार कहलाता है? और संसद का अधिकार कहलाता है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। और आज के वीडियो का मैं आखिरी अनुसूची के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जा रही है। अब अनुसूचियों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए सारे। संघ सूची के बारे में मैंने बात कर ली, राज्य सूची के बारे में बात कर ली और समवर्ती सूची के बारे में बात कर ली। जितने फैक्ट बन सकते थे, जितने फैक्ट परीक्षाओं में आज तक पूछे, सारे फैक्ट के बारे में बात कर लिए। और आज के आखिरी पॉइंट के बारे में बात करने चल रहे हैं और हम आज बात करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे, जरा आप इसको दिमाग से पढ़ेंगे। अगर कभी पेपर में पूछे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताएंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान सुनिएगा, 8वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है भैया? भाषाओं का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। सब लोग इतना याद करके रखेंगे। तो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल होती हैं, अगर जो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में ना, ऐसी भाषाओं को हम क्या बोलेंगे? राजभाषा बोलेंगे। तो हमारी राजभाषा सिर्फ एक नहीं है, खाली हिंदी हमारी राजभाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल है, सब क्या है? हमारी राजभाषा है। तो पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा? 8वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? तो आप बताएंगे भाषाओं का उल्लेख है। और ऐसी भाषाएं जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में हो जाता है ना, उन्हीं भाषाओं को हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं, यानी हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी भाषा को भैया? हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करके रखेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं? तो ऐसी भाषा जिन भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, उन्हीं भाषाओं को हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। और राजभाषा का क्या मतलब होता है? राज्य भाषा उन भाषाओं को कहते हैं जिन भाषाओं में हमारी केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका कार्य कर सकती है, उन्हीं भाषाओं को हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। और राजभाषा वो भाषाएं होती है जिन भाषाओं का उल्लेख हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इतने पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़े से और इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जरा दिमाग बताइएगा, 8वीं अनुसूची में दो तरह से याद करेंगे, एक तो भाषाओं का उल्लेख है, दूसरी राजभाषाओं का उल्लेख है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में बताएंगे? कुल भाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो कुल भाषाओं की संख्या हमारी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी है? तो कुल भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 है। कितनी भाषाएं हैं? कुल भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? उसमें 22 भाषाएं हैं। और यही 22 भाषाओं को हम क्या बोल सकते हैं? भारत की राजभाषा बोल सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर पेपर में पूछे कि जब मूल संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? राजभाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। अभी कितनी है? 22। तो 14 प्लस कितनी जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। इसका मतलब वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, 8 जोड़ी गई है। और ये 8 वो भाषाएं हैं जो अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं थोड़ी सी और आगे बात कर लेता हूं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, यानी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी 8वीं अनुसूची में? तब बताएंगे 14। 8 भाषाएं अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। अब उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो अब इन 8 भाषाओं को मैं शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको आप याद करके रखेंगे। तो आप ना यहां से याद करेंगे, एक यहां पे आप लिख लेंगे संविधान संशोधन। आपको पता होगा ना, क्या पता होगा कि जो 8 भाषाएं शामिल की गई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, वो 8 भाषाएं अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से शामिल की गई। तो संविधान संशोधन इधर मैंने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया, दूसरी पार्ट में लिखेंगे वो संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, और फिर बताएंगे शामिल भाषा। तो हमने इधर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। शॉर्टकट तरीके से मैं 8वीं अनुसूची को, जो 8वीं अनुसूची में 8 अलग अलग भाषाएं शामिल की गई, उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप संविधान संशोधन करेंगे 21 और 71, और दोनों को जोड़ो कितना जाएगा भैया? 92। ये तो हमें संविधान संशोधन में करेंगे। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। अगर पूछे 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ, तो आप बताएंगे 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 1967 में। और अगर पूछे 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1992, 1992 में हुआ। और अगर पूछे 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप बताएंगे 2003 में हुआ, और लागू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2004 में लागू हुआ। अब इधर आपने क्या लिखा? शामिल भाषाएं लिखी। तो 21वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसके अंतर्गत सिंधी को, कौन सी भाषा को भैया? सिंधी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो पहले कुल कितनी भाषाएं थी? 14 थी, 1 प्लस हो गई तो कुल कितनी हो गई भैया? 15 हो गई। तो सिंधी भारतीय संविधान की 15वीं राजभाषा थी, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और सिंधी को शामिल किया गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। उसके कुछ साल के बाद में, 67 के बाद 92 में, 1992 में भारतीय संविधान का 71वां संविधान संशोधन किया गया। और 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पता क्या किया गया? और 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नमक, तो इस नमक का क्या मतलब होगा? नमक भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। यहाँ पे ना का मतलब नेपाली, ना का मतलब नेपाली, और मा का मतलब मणिपुरी, और का मतलब कोंकणी, और का मतलब क्या भैया? कोंकणी।
तो इन 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 15 + 3 कितनी होगी या 18 होगी। और वर्तमान में हमें कहां तक जाना है? 22 भाषाओं तक जाना है। ठीक है, तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 3 भाषाओं को, उन 3 भाषाओं के नाम की ट्रिक क्या है? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके बाद भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कुल कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। इसके बाद वर्ष आ गया 2003 और 2003 में भारतीय संविधान का 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उन 4 भाषाओं के नाम की ट्रिक है BDMS। क्या ट्रिक है? BDMS मतलब बोडो, डोंगरी या डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो B से क्या पढ़ेंगे भैया? बोडो, D से क्या पढ़ेंगे? डोंगरी, M से क्या पढ़ेंगे? मैथिली, S से क्या पढ़ेंगे? संथाली। इन 4 भाषाओं को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 पहले थी +4 कितनी हो गई? 22 हो गई। तो पहले जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसको आप याद करो या ना याद करो, वो ज्यादातर परीक्षा में पूछता नहीं है। जो अन्य 8 भाषाएं अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, इन 8 भाषाओं को याद करना बहुत जरूरी है। कब और किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, उसकी मैंने शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से इधर बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और एक और थोड़ा सा इसमें और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, आखिरी बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर कभी पेपर में पूछे कि भाषाओं के लिए, हमारी राजभाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए जो हमारा राजभाषा आयोग है, जो हमारा राजभाषा आयोग है, इस राजभाषा आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब बताएंगे। राजभाषा का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 344 में है। तो राजभाषा का उल्लेख अगर पूछे संविधान किस राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अब बताएंगे राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 344 जो कि भाग 17 में है, अनुच्छेद 344 में है। और वीडियो के अंत में, आज के क्लास के अंत में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने अब तक कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वर्तमान में है 6। कितनी भाषाएं हैं? 6। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी? जरा इसको आप याद कर लेंगे। ये 6 भाषाएं हैं भैया, ये 6 भाषाएं कौन कौन सी? जरा इसको याद कर लेंगे। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6 और कार्यकाल मतलब राजभाषाओं की संख्या है 22। तो ये 6 भाषाएं कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं? तो आप इसको याद करेंगे। तेलुगु, दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज हमारी तमिल, तीसरी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम, चौथी जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो है कन्नड़, और जो 5वीं हमारी क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा है वो है उड़िया, और जो हमारी 6ठी शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज है वो है संस्कृत। हमारी कौन सी लैंग्वेज भैया? संस्कृत हमारी भाषा। तो ये 6 भाषाएं हमारी संस्कृत, तो ये 6 भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषा है और राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 344 में। एक आप सबसे क्वेश्चन है और उसको हमारे वीडियो, जब हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग को जाकर बताना है कि हमारी जो हिंदी, हमारी जो राजभाषा है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है और उसकी लिपि क्या है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही आज हमने संविधान की 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची के बारे में बात करी। हालांकि बहुत लंबी क्लास होगी, बट डिटेल में क्लास हुई है। आप सबसे लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। अंत में थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।